बद्री सेठ ट्रक वाला, इस नाम का शहर में अलग ही रौब था। बद्री सेठ ट्रक वाला के पास कुल मिलाकर 15 ट्रक्स थे और सभी के सभी सरकारी खाते में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे। हर महीने बद्री को सरकार से अपने पैसे मिल जाते थे, लेकिन बद्री का दिमाग अलग ही खुराफाती था। कब तक मैं उन चिल्लर पैसों पे जीता रहूंगा? मुझे कोई ना कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। बद्री इसी सोच में जुटा था कि एक दिन उसका एक ड्राइवर बीमार पड़ गया और ड्राइवर की जगह बद्री सेठ खुद ट्रक चलाने पहुंचा। क्या सेठ, आज तुम खुद? अब क्या करें साहब, ड्राइवर बीमार है, काम थोड़ी ना रुकता है। हाँ, ये सब भी सही बात है, मैं ट्रक में अनाज लोड करवाता हूँ। ठीक है साहब। सुपरवाइजर ने बद्री के ट्रक में अनाज लोड करना शुरू करवा दिया। एक एक करके मजदूरों ने अनाज की बोरियां ट्रक में लोड कर दी। 113, 114, 115, बस करो साहब, अभी भी जगह खाली है, आप 10-12 और बोरियां रख सकते हैं। बद्री सेठ, नियमों का पालन करना पड़ता है, ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। पर सरकारी गाड़ी को कौन रोक के पूछेगा? जो भी हो, हम तो नियमों का पालन ही करेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बद्री ट्रक लेकर निकल गया और रास्ते में वो एक ढाबे पे चाय पीने रुका। अरे भाई, कुछ सामान शहर भेजना हो तो दे दो, कम दाम लूंगा। मुझे ये 12 बोरियां शहर भिजवानी है, कितना लोगे? एक बोरी का 50 रुपया। ठीक है, ये लो 12 बोरियों के 600 रुपए। बद्री ने वो बोरियां ट्रक में लोड कर दी और वो हंसी खुशी वहां से निकल पड़ा। ये हुई ना बात, आज तो मुफ्त के 600 रुपए कमा लिए। तभी उसे रास्ते में 2 आदमी दिखे जो लिफ्ट मांग रहे थे। बद्री ने गाड़ी रोकी। शहर छोड़ देंगे भाई, एक का 200 रुपए लूंगा, चलेगा तो चलो। उन आदमियों ने सोचा और फिर वो चढ़ गए। अब बद्री सीधा शहर रुका। उसने पहले उन 2 सवारियों को उतारा, फिर वो 12 बोरियां शहर के दुकान में पहुंचाई और फिर वो सरकारी गोदाम गया सरकारी बोरियां देने। अब बद्री को ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता मिल गया था। उसने उस रात अपने सारे ड्राइवर को कॉल किया और उन्हें बताने लगा। समझे क्या? जी बद्री सेठ। हाँ। अगले दिन से उसके सारे ड्राइवर्स ने यही करना शुरू कर दिया। वो लोग दूसरों के सामान की डिलीवरी और पैसेंजर्स भी बिठा लेते थे और रोज जो मुनाफा कमाते थे उसमें का 20% बद्री ड्राइवर ले लेता था, बाकी वो लोग खुद रखते थे। इसे तो कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। एक दिन की बात है, बद्री के ड्राइवर ने बद्री को कॉल किया। सेठ, यहाँ एक व्यापारी को शहर 50 बोरी अनाज भेजना है, वो एक बोरी के 50 रुपए देगा, ले लेना फिर। पर सेठ, मेरी गाड़ी में पहले से 110 बोरी है और 50 बोरी ज्यादा नहीं हो जाएगी? मैंने लोगों को 200 बोरी अनाज भर के ट्रक चलाते हुए देखा है, तू 140 बोरियां लेकर नहीं चला सकता? पर सेठ, अगर पुलिस ने रोका तो? पुलिस कैसे रोकेगी? सरकारी गाड़ी है, तू फिक्र मत कर, बिंदास जा। ठीक है सेठ, शाम में मिलता हूँ। उस ड्राइवर ने सारी बोरियां लोड करवा दी। ट्रक पर बोरियों का ढेर बन गया था। ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से निकला। ड्राइवर खुश था कि आज उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। वो गाना गाते गाते ट्रक चला रहा था। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे। अब बस कोई सवारी मिल जाए तो मजा आ जाए। सवारी से जो पैसे मिलेंगे वो खुद रख लूंगा, सेठ को थोड़ी पता चलेगा। ड्राइवर सवारी की तलाश में यहाँ वहाँ देखते हुए गाड़ी चलाने लगा और उसका बैलेंस यहाँ वहाँ जा रहा था।
इसीलिए ड्राइवर ट्रक स्लो चला रहा था। अब ट्रक धीमी गति से एक ब्रिज पे चढ़ रहा था। अचानक ड्राइवर ने देखा कि एक आदमी लिफ्ट मांग रहा है। लो, हो गई रोकड़ी। और रोकने के लिए जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारी तो गाड़ी रुकने की बजाय ओवरलोड की वजह से रिवर्स में चलने लगी। पीछे वाली गाड़ी से एक्सीडेंट रोकने के लिए ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमा ली। उसका ट्रक ब्रिज पर हवा में लटक गया। ट्रक हवा में झूल रहा था, कभी इधर तो कभी उधर। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पुलिस के आने से पहले वहाँ मीडिया आ गई। आप अपना नाम बताइए। बनवारी। तो बनवारी जी, कैसा लग रहा है वहाँ लटक कर? अरे मेरी माँ, मेरी मदद कर, कोई तो बचाओ। रिपोर्टर ड्राइवर से सवाल पूछती रही कि इतने में पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को ऊपर खींचा। ड्राइवर बच गया। पुलिस कह रही है कि ट्रक ओवरलोडेड है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब मेरे सेठ की वजह से, उन्होंने मुझे ये सब करने को बोला। अब पुलिस सीधा बद्री के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बद्री को 3 महीने की सजा हुई और उसके हाथ से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया। आज बद्री जेल से निकला था और उसने अपने बचे हुए ट्रक की ओर देखा और रोने लगा। काश मैं ज्यादा लालच नहीं करता तो ये सब नहीं होता। अफवाहों का बाजार। रहीम चाचा के पकोड़े पूरे गांव में वर्ल्ड फेमस थे। शाम होते ही रहीम चाचा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। मुझे भी दो चाचा। हाँ छोटू, अभी तुम्हें ही देता हूँ। रहीम चाचा हर एक से बड़े प्यार से बर्ताव करते थे। भुवन और उसका दोस्त विवेक अक्सर रहीम चाचा के पकोड़े खाने आया करते थे। वाह वाह रहीम चाचा, आपसे अच्छे पकोड़े तो कोई बना ही नहीं सकता। वाह वाह। शुक्रिया बरखुरदार। पर तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? क्या इस बार भी डब्बा गोल है? रिजल्ट्स का क्या है? जो होना है होगा। मतलब मैं सही हूँ। कुछ दिनों बाद भुवन और विवेक दोनों कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए। यहाँ गांव में रहीम चाचा के ठेले के बगल में मुच्छड़ मदन ने अपनी पकोड़ों की दुकान खोल ली। पर क्योंकि रहीम चाचा के पकोड़े वर्ल्ड फेमस थे, क्या पता ये चाचा क्या डालता है पकोड़े में। उस्ताद, हमारे ठेले पे तो एक भी ग्राहक नहीं आते। आएंगे आएंगे, अपना भी टाइम आएगा छोटू। और फिर मदन ने छोटू के कान में कुछ फुसफुसाया। अब जाकर इस बात का गांव भर में ढिंढोरा पीट दे। अरे वाह उस्ताद, ये तरकीब है। अब मेरी तारीफ ही करेगा या जाएगा भी? अभी जाता हूँ। छोटू वहाँ से दौड़ता हुआ निकला और सीधा पंडित जी से जा टकराया। अरे रे रे रे, देख के नहीं चल सकते क्या? मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। आप कपड़े की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमारा सारा धर्म ही गंदा हो रहा है। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मैंने सुना है मुसलमान लोग खाने की चीजों में अफीम मिलाते हैं, जिससे उनके ग्राहक उनके पास ही लौटते हैं। और पंडित जी, अफीम खाकर पूजा होती है क्या? मैं कहाँ अफीम खाता हूँ? क्या कुछ भी बोल रहे हो? छोटू हंसते हुए वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी रहीम के ठेले के पास से गुजर रहे थे। पंडित जी, अभी गर्मा गर्म है, पंडिताइन के लिए बांधूं क्या? पंडित जी बोलने ही वाले थे कि उसे छोटू की बात याद आ गई।
मैंने सुना है मुसलमान लोग खाने की चीजों में अफीम मिलाते हैं, जिससे उनके ग्राहक उनके पास ही लौटते हैं। और पंडित जी अफीम खाकर पूजा होती है क्या? नहीं नहीं, रहीम आज नहीं चाहिए। ठीक है। पंडित जी वहाँ से अपने घर गए और उन्होंने पंडिताइन को ये बात बोल दी। हाय दैया, इसीलिए लगता है मैं वो पकोड़े इतने चाव से खाती थी। पंडिताइन ने तो ये बात सारे गांव में बवाल कर दी। अगले दिन जब रहीम चाचा ने ठेला लगाया तो उनके यहाँ ग्राहक ही नहीं थे और बगल वाले मुच्छड़ मदन के यहाँ ग्राहकों का तांता लगा था। आज मेरे दुकान पर कोई क्यों नहीं आया? कुछ देर बाद रहीम चाचा ने देखा कि पंडित जी वहाँ आ रहे हैं। पंडित जी, बांध दूं क्या? नहीं नहीं, आज से तुम्हारे दुकान का कुछ नहीं चाहिए। और पंडित जी मुच्छड़ की दुकान पर चले गए। रहीम चाचा सोच में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या। अगले कुछ दिनों तक उनके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं भटका। उनके सारे पकोड़े वेस्ट हो रहे थे। लगता है अब ये ठेला बंद ही करना पड़ेगा। खैर, इस हफ्ते देखता हूँ। अगले दिन विवेक और भुवन दोनों गांव लौटे और शाम में हमेशा की तरह वो लोग पकोड़े खाने रहीम चाचा के यहाँ पहुँचे। क्या चाचा, आज कोई नहीं? क्या बताऊं बेटा, पिछले 1 महीने से यही हाल है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, सारे गांव वाले जानबूझकर मेरे ठेले से नहीं खा रहे हैं। सुना है गांव में कोई अफवाह फैली है कि मुसलमान खाने की चीजों में अफीम मिलाते हैं। क्या रहीम चाचा, आप थोड़ी ना ऐसा करेंगे। गांव वालों को कैसे समझाऊं बेटा? वो हम समझाएंगे। विवेक अपने घर गया और एक ढोलकी लेकर लौटा। अब क्या तू तमाशा दिखाएगा? कुछ ऐसा ही समझ ले। विवेक ढोलकी पीटने लगा और कुछ ही देर में गांव वालों की भीड़ लग गई। भाई भुवन, तू कब से रहीम चाचा के हाथ के पकोड़े खा रहा है? बचपन से। क्यों? मैंने सुना है कि इनमें अफीम है। अफीम? भाई अफीम के खाने से तो लोग 5-6 साल में ही मर जाते हैं ना? क्या भाई, कुछ भी बोल रहा है? हमारे हरिया काका को देख, 80 बरस के हैं, अब तक नहीं मरे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पकौड़े में अफीम है ही नहीं। ये तो बस इस मुच्छड़ मदन ने अफवाह फैलाई हुई थी। ये सुनकर मदन के रंग ही उड़ गए। सारे गांव वाले मदन की ओर गुस्से से देखने लगे। अरे अरे भुवन, रुक, गुस्सा मत कर। गलती इस मदन की थोड़ी ही है, तेरी है। तूने इसकी अफवाह पे यकीन किया और हमारे प्यारे रहीम चाचा पर शक किया। गांव वालों को ये सुनकर शर्मिंदगी हो रही थी। खैर छोड़, आज मैं तुझे वापस वो पकोड़े खिलाता हूँ जिसके साथ हमारी यादें जुड़ी हैं। रहीम चाचा के प्यार से बने पकोड़े। विवेक और भुवन ने पकोड़े खाना शुरू कर दिया और फिर एक एक करके गांव वाले भी रहीम चाचा के पकोड़े खाने लग गए। एक बार फिर लोगों को रहीम चाचा के हाथों का जादू भा गया और अफवाहों का बाजार खत्म हो गया।